नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और शाम के 5 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और आपको बता दें, सत्ता का महासंग्राम का समय हो चुका है, जहां पर हम महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक का क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल है, ये हम आपको बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही खास विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें, कई अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख अजीत पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। अजीत पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसी के साथ कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच सकते हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये भी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। आज देर रात हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। बता दें, ये कई अटकलों के बीच ये बातें सामने आ रही है कि इस बैठक में सीएम के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां की देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अजीत पवार पहुंच चुके हैं। इसी के साथ आज देर रात अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो सकती है। इस अहम बैठक में हो सकता है कि सीएम के नाम का ऐलान भी किया जाए। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां पर कई अटकलों के बीच मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। देर रात ये घोषणा की जा सकती है, ये अनुमान किया जा रहा है। वहीं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हैं। तो इसी के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वहीं अजीत पवार ने दिल्ली पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हो सकती है और आज देर रात सीएम के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। अहम बैठक होने वाली है तीनों दलों के बीच। यहां पर अहम बैठक होगी, तीनों महायुति बैठक होगी, उसके बीच सीएम के नाम पर मुहर लग सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचेंगे, जिसमें से अजीत पवार पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधा देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र से, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली महाजीत के बाद से सीएम पद को लेकर चल रही उठापटक कल एक हद तक तो सुलझ गई, जब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से होगा। पर इस आधी सुलझी और आधी उलझी कहानी में अब बाद सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी किसको सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को अब महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इसके साथ ही महायुति के तीनों नेता आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज देर रात महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर मुहर लग सकता है। जी हाँ, तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हो सकता है आज इस मीटिंग में सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाए, कौन बनेंगे सीएम। इसी के साथ कल एकनाथ शिंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वहीं आज अजीत पवार जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कुछ बातें साफ हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें अभी भी उलझी है, तस्वीरें अभी भी धुंधली है। अभी तक सीएम कौन बनेगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ आपको बता दें कि तो देखिए अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाएंगे। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके ज्यादा सीटें आई, और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट अलग आया, तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टेटमेंट किया, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है।
तो अजीत पवार को सुन रहे थे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे थे। वहीं अब कल महायुति गठबंधन की तरफ से एकता का परिचय दिया गया था, जिसमें शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने बोलते हुए उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि महायुति में बीजेपी और शिवसेना के बीच सब ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा था। महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी भी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता मनीषा जोशी भी जुड़ चुकी है और वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। और मनीषा जी, सबसे पहला सवाल आपसे लेते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हलचल है, क्योंकि यहां पर अजीत पवार दिल्ली पहुंच चुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। वहीं देवेंद्र फडणवीस और शिंदे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, आज रात अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? जी जो है बता दें कि एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना फिलहाल वर्षा से हो चुके हैं, अपने वर्षा निवास से हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर डीसीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो भी लगभग निकल ही चुके हैं दिल्ली के लिए। और इसके साथ ही जो है अजीत पवार जो है वो सुबह से ही जो है दिल्ली में ही है, दिल्ली सुबह ही पहुंच गए वो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में ही जो है वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ही जो है कुछ साफ हो सकता है कि सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी 99% जो है देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो है सामने आ रहा है। अभी तक की ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे ने जो है 2 मिनिस्ट्री की जो है मांग की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री की उन्होंने मांग की है। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि अब जो बैठक होने वाली है दिल्ली में बड़ी, उसमें क्या कुछ तय होता है, उसके बाद ही जो है सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या कुछ निर्णय जो है वो लिया जाने वाला है। जी ठीक है मनीषा जी, आप बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पर संदीप जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ये पूरा मामला अटका हुआ है। पूरी जनता यही जानना चाहती है। 23 को हमने परिणाम देखा, उसके बाद से अभी तक जो तस्वीरें हैं वो साफ नहीं हो पाई हैं। वहीं अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, एकनाथ शिंदे का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमने सुना, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें अभी भी धुंधली हैं। क्या वजह है? जो महाविकास आघाड़ी और इसके साथ ही महायुति में जो बड़ी जीत मिली है, तो विरोधियों का तो लगातार जो है ईवीएम पर निशाना साधना शुरू है कि ईवीएम सही नहीं है हम। और कांग्रेस जो है ईवीएम छोड़ो के लिए जो है यात्रा की शुरुआत करने वाली, और इस यात्रा का जो अंत है वो महाराष्ट्र में किया जाएगा। ईवीएम छोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस की ओर से शुरू की जाने वाली। और इसके साथ ही जो राज ठाकरे हैं मनसे के प्रमुख, उनकी ओर से भी ईवीएम को लेकर वो लड़ाई शुरू करने वाले हैं। और राज ठाकरे जो है ईवीएम के लिए अपनी स्वतंत्र लड़ाई जो है लड़ने वाले हैं। और महायुति की बात करें तो महायुति में सीएम जो पूर्व मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने तो अपना
क्लियर कर दिया है कि हम पूरा समर्थन जो है भाजपा को दे रहे हैं। इसके साथ ही बाकी जो वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ही जो है अवलंबन है कि वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, इस पर ही सब निर्भर है। बिल्कुल। संदीप जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कहां पर ये पूरा मामला अटका हुआ है, क्योंकि अब तक कई अटकलें लगाई जा रही है। आज देर रात मीटिंग भी होने वाली है, दिल्ली में अहम बैठक है। हो सकता है कि सीएम पद पर मोहर लगे, सीएम के फेस पर मोहर लगे, कौन बनेंगे आखिरकार, लेकिन ये मामला अब तक कहां पर अटका हुआ है? मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं न्यूज रूम में से मुझे आवाज आ रही है, जरा वो अगर ठीक करा दे तो अच्छा होगा। जी जी जरूर। देखिए, एक बात साफ है, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए को यानी बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे शिवसेना को बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री तय करने में जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत तो इसलिए भी आ रही है, वो इसलिए नहीं है कि ये लोग जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो है कोई उहापोह की स्थिति है या फिर कोई नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी में जो हाईकमान कहेगा, यानी जो नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं, या अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, या उनका केंद्रीय जो मंडल है, वो जो जिस नाम पर मुहर लगाएगा वो सबको मान्य होगा, ये बहुत हद तक साफ है। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जो विवाद हो रहा है वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद जिन चुनौतियों का सामना करना है, यानी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जो राजनीति बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, जरंगे पाटिल जो है फिर से आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया अगर जाने की बात होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण के नाम पर एक ब्राह्मण नेता या और फिर ओबीसी को लेकर जिस तरह के मराठा आरक्षण और उसमें जो पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर जो है उनकी स्थिति खराब होती दिखेगी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती दिखेगी। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने साफ किया था कि वो इंजीनियर है और इसमें ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हो सकता, इस तरह की स्थिति नहीं हो रही। तो कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री को लेकर जो इनकी अपनी जो उहापोह है, वो स्थिति ये साफ करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले छगन भुजबल का बयान आया। छगन भुजबल कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इसलिए टारगेट पे है क्योंकि उन्होंने ओबीसी का साथ दिया, ओबीसी के साथ खड़े रहे। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को लेकर चारों तरफ से जो है एक मत बनता दिख रहा है। एकनाथ शिंदे भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साफ कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते या फिर बीजेपी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी वो उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। स्थिति साफ है, 2 से 4 दिनों के भीतर जो है मंत्रिमंडल तैयार होगा। हाँ, ये जरूर एक पेच, बड़ा पेच जो फंस रहा है, उसमें मंत्रिमंडल कितने दिए जाए, जो अच्छे मंत्रिमंडल है वो किसको दिया जाए, वो क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी दावेदारी है। अजित पवार हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, सत्ता के साथ होने का जो वो चाहते हैं कि उनको एक मजबूत मंत्रिमंडल मिले, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले 5 सालों तक उन्हें अपने को मजबूत होता दिखाना है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे से लड़ाई बरकरार रखनी है। ऐसे में उन्हें भी जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ही नहीं, अपने इन मंत्रियों के इन मंत्रिमंडल का संदीप जी, ये बातें आपने बहुत अच्छी बोली कि यहाँ पर 2 पेच सामने आ रहा है। एक तो आरक्षण का पेच है और दूसरा मंत्रिमंडल का पेच है। और आपको बता दें, आज महायुति की आज देर रात दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। हो सकता है सीएम के नाम की घोषणा भी कर दी जाए। इन सब के बीच हमारे साथ मनीषा जोशी जुड़ी है, संवाददाता, और इसी के साथ राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप शुक्ला भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे मनीषा जी, आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे कौन कौन से मंत्रालय की मांग कर सकते हैं? हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर अजीत पवार जो है वो वित्त विभाग की मांग कर रहे हैं, इसके साथ एकनाथ शिंदे भी किसी खास मंत्रालय का मांग कर रहे हैं। तो कौन कौन से मंत्रालय की मांग इनकी तरफ से है?
जी बिल्कुल, वित्त मंत्रालय की जो मांग है वो एकनाथ शिंदे जी की ओर से भी की गई है और इसके साथ ही अजीत दादा पवार भी वित्त मंत्रालय ही मांग रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो है वो राजस्व मंत्रालय भी मांग रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू मिनिस्ट्री जो है उसकी भी मांग जो है एकनाथ शिंदे की ओर से रखी गई है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि केंद्र के नेतृत्व के लिए एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि मैं महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जाऊंगा, जो है मैं महाराष्ट्र का ही नेतृत्व जो है करना चाहूँगा। जी संदीप जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। मंत्रालय की बात आपने कही, आपने बताया ये भी एक यहाँ पर अटकलें हैं कि मंत्रालय किस तरीके से विभाजित होगा इनके बीच, तो क्या लग रहा है आपकी आपकी राय में क्या उचित है? ये किसी भी मिनिस्ट्री में कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर जिस पार्टी के पास जाते हैं उस पार्टी को मजबूत होने में, उस पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के जुड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है उन मंत्रालयों की वजह से। जैसे वित्त मंत्रालय, आपको याद होगा उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने, यानी वो शिवसेना के टूटने का सबसे बड़ा कारण था कि वित्त, यानी जो विधायकों को फंड चाहिए थे, जिस फंड के आधार पर पूरे महाराष्ट्र में काम होना था, डेवलपमेंट होना था, उन विधायकों को वो पैसे नहीं मिलते थे। एलिगेशन लगा था कि अजीत पवार अपने विभाग के लोगों को पैसे बांट देते हैं, कांग्रेस के लोग अपने विभाग के लोगों को बांट देते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसके विधायकों को जो है संतोष करना पड़ता था, वो अपने विधानसभा में काम नहीं कर पा रहे थे। तो नो डाउट वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा है, उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री अब तक भारतीय जनता पार्टी, भले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखी थी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से जो महाराष्ट्र में एक सत्ता की ठनक चाहिए, जो लोगों को जो है दबाव बनाने की राजनीति चाहिए, वो हमेशा काम आती है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि होम मिनिस्ट्री उनके हाथ से किसी और के पास जाए, लेकिन शिवसेना और एनसीपी हमेशा चाहेगी कि होम मिनिस्ट्री उनके पास आए। लेकिन इन मिनिस्ट्रियों के साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हुए, विधानसभा अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। किसी भी अगर डायस पे अगर विधानसभा अध्यक्ष आपका है तो ऐसे में आपके लोगों का समर्थन और सरकार पर नियंत्रण आपका होता है। तो ऐसे मंत्रालयों के साथ साथ विधानसभा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं कि कोई भी अपने पास रखना चाहता है और अपना वर्चस्व भी जमाना चाहता है। इसी के साथ यहाँ पर आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको झारखंड से भी जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम झामुमो के 49 वर्षीय नेता का मुख्यमंत्री के रूप में ये चौथा कार्यकाल होगा। हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। इस मौके का इस्तेमाल इंडी गठबंधन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए किया और इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद भी हुए। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो चलिए इसी के साथ झारखंड से ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हमारे साथ है और पंकज प्रसून जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका स्वागत है। मुकेश जी, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल है। यहाँ पर सीएम पद की शपथ ले ली है, यहाँ पर हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की है और इसमें कई इंडी अलायंस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसको बहुत ही भव्य रूप देने का प्रयास किया गया था इंडी गठबंधन की ओर से। इसमें बात करें तो माले के दीपांकर भट्टाचार्य, आपके अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान जी, इनके अलावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी
और तमाम बड़े जो नेता है साउथ के, कर्नाटक के, वो सब यहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में इसको भव्यता जो है इसको बनाए लिए सभी को बुलाया गया था। और ये इसमें सिर्फ सीएम आज हेमंत सोरेन ने आज शपथ ली है सीएम की। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो यहाँ सिद्धू कान्हू का जो प्रतिमा है उसमें माल्यार्पण करने के लिए भी चले गए हैं। और थोड़ी देर के बाद वो अभी जाकर प्रोजेक्ट भवन जाएंगे, जहां पर वो एक कॉल करेंगे कैबिनेट मीटिंग की कि कब वो कैबिनेट मीटिंग होगा और इसके लिए कौन प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, इन सब की बात होगी। इससे पहले मैं बता दूं कि शपथ ग्रहण समारोह जो स्थल है यहाँ पर जो भीड़ थी वो खचाखच भीड़ जो है आज देखने को मिली थी। ठीक है मुकेश जी। इसी के साथ पंकज जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इस बार 2.0 टर्म में हेमंत सोरेन क्या कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। जी निमी जी, देखिए आज तक आपने बहुत सारे शपथ ग्रहण समारोह देखे होंगे, लेकिन कभी देखा है कि इतनी भीड़ जुटाई, इतने सारे दल के नेताओं को बुलाया और शपथ किसने लिया? सिर्फ एक आदमी ने। कहां है बाकी सहयोगी दल? उनके नेता कहां हैं? अच्छा, दूसरा सवाल यह कि कैबिनेट बैठक बुलाई है, तो जब कैबिनेट में कोई मंत्री ही नहीं है तो कैबिनेट बैठक काहे की? बोल देना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक तो तब होगी ना जब कोई कैबिनेट मंत्री होगा। पिछली बार जब 2019 में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था तो उनके साथ 3 और नेताओं ने शपथ लिया था। आलमगीर आलम कांग्रेस के थे, रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता। इस बार कोई क्यों नहीं है? अकेले क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है पंकज जी, ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन अकेले क्यों हैं, उनके साथ और भी सहयोगी दल के नेता क्यों नहीं मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हमें इशारा कर रही है, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे जी। यो इसलिए है कि सहयोगी दलों में इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद आपस में विवाद है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि मंत्री किसे बनाना है, इसलिए इन्होंने अकेले शपथ ली। कल दिल्ली वहां भी बात नहीं बनी। ठीक है पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जय हिंद।